टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज हमारे साथ होंगे जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो स्टूडियो में। सर, आपका स्वागत हमारे शो में। थैंक यू सर। और कोहली साहब ने बहुत सारा रिसर्च किया, मुझे बताया कि आप न्यू टैक्स रिजीम, ओल्ड टैक्स रिजीम, जो भी कानून बदले हैं और नए जो कानून लागू हो रहे हैं, सब पे काफ़ी रिसर्च किया है। तो इस शो में आपको पूरी इसकी बारीकियां बताने वाले हैं ताकि आपको टैक्स बचे ही सही लेकिन कोई नुकसान आपको ना हो। तो अगले आधे घंटे तक हम आपको बताने वाले हैं ओल्ड टैक्स रिजीम में सख्ती, हर क्लेम पर आईटी विभाग की है कड़ी नजर, लॉस कैरी फॉरवर्ड में लापरवाही पड़ेगा महंगा, और साथ में बताएंगे कि पेंशन इनकम के सही टैक्स ट्रीटमेंट के क्या है कारगर टिप्स। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा वो है टैक्स प्लानिंग को लेकर के। आमतौर पर टैक्स प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप सेविंग सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वैसी जगह सेविंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जहां पे टैक्स कम लगता हो, कहीं ऐसी जगह सेविंग तो नहीं कर रहे हैं जहां पे टैक्स ज्यादा लगता हो। लेकिन अब ये धारणा पुराने जमाने की बात हो गई। अब इस धारणा के साथ साथ, इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आप जो डिक्लेरेशन देते हैं टैक्स बचाने के लिए, वो सही आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। खासतौर से ओल्ड टैक्स रिजिम में जहां पे डिक्लेरेशन वाली व्यवस्था अभी भी जारी है, उसमें अगर आप एम्प्लॉयर को डिडक्शन का प्रूफ दे रहे होते हैं तो आपको यह भी देखना है कि नियम क्या कह रहा है, और ऐसा तो नहीं कि वो प्रूफ आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो जो नए नियम है इस पे जरा बारीकी समझते हैं कोहली साहब से, फिर हम लोग आगे आप लोगों के सवाल लेंगे, फिर उसका जवाब भी देंगे। कोहली साहब, ये माजरा क्या है, डिक्लेरेशन वाला क्या है, थोड़ा समझाइए डिटेल में। आपने ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करी तो मेरे अनुमान से 1/3 से 1/4 लोग अब ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी भी रहेंगे। अभी भी ऐसा अनुमान है, हालांकि रिटर्न फाइल होगी तो सामने आएगा, पर ऐसा लग रहा है। अब क्या होता था, अब प्रोसेस जब जनवरी टू मार्च आता था, एम्प्लॉयर आपके पास एक लेटर, ईमेल आती थी या मैसेज आता था कि अपने आप इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा कर दीजिए, और बड़ा कैजुअली उसको जमा कर दिया जाता था। आप जाके उसको फिजिकली या ईमेल कर देते थे। उसमें कुछ नई प्रणाली अब आई है कि जो लोग फर्जी प्रूफ, नकली प्रूफ या गलत प्रूफ चला जाता है, तो उसके लिए एक प्रणाली आई है। तो उसके लिए 5-6 चीज़ें हैं जो स्ट्रक्चर मुझे लगता है लाई गई हैं, जो सबके लिए जाननी ज़रूरी है। पहले तो ये कि अब इसका बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीका होगा देने का, ऐसे नहीं कि आप किसी भी तरीके से इसको दे दें। एक फॉर्मेट होगा देने का, और आयकर के साथ वो अलाइंड होगा। लक्ष्मण, उसको फॉर्मेट को अलाइन करना पड़ेगा। तो पहला तो आपको ये देखना पड़ेगा। दूसरा, इसमें नया प्रावधान किया गया है कि अब इसमें डेटा मैचिंग की जाएगी। जैसे मान लीजिए आप HRA अपनी रेंट रिसीट देते हैं, तो रेंट रिसीट का डेटा मान लीजिए है कि जो मकान मालिक है वो अपना मकान किराए पे देता है, उसका डेटा पहले से है, उससे डेटा मैचिंग का प्रावधान भी रहेगा। पैन आधार से भी अब ये लिंक्ड रहेगा। जैसे कि मैंने अब HRA का एग्जाम्पल लेके चलूं तो आपको अपने लैंडलॉर्ड का पैन आधार वगैरह उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि कोई गलत होने का चांस उसमें ना हो। दूसरा, एम्प्लॉयर जब आपसे लेता है सारे के सारे प्रूफ्स, तो उनका एम्प्लॉयर तो कंपनी होती है, उनका ऑडिट होता है, तो इस ऑडिट ट्रेल को भी लक्ष्मण अब मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छा। यानी कि एम्प्लॉयर के यहाँ जब आप कागजात जमा करा रहे हैं तो उनके ऑडिट होता है, उसको हम ऑडिट ट्रेल कहते हैं, तो ऑडिट ट्रेल मेंटेन करनी पड़ेगी। दूसरा, डिजिटल सबमिशन का प्रावधान लाया गया। अब आप इसको डिजिटली सबमिट करेंगे, तो आप जब डिजिटली सबमिट करते हैं तो आपको पता है वो डेटा बैंक में आ जाता है और डेटा से मैचिंग होती है। और एक और चीज़ जो लाई गई है जो मुझे बहुत मॉडर्न लगी और वो है रियल टाइम वैलिडेशन। मतलब आपने जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम का प्रूफ दिया, आपने PPF का दिया, कुछ भी ऐसा प्रूफ दिया, उसकी रियल टाइम वैलिडेशन होगी। यानी कि उसी समय पता लगा लिया जाएगा, बजाय बाद के कि ये आपकी डॉक्यूमेंट और ये इन्वेस्टमेंट या जो भी आपने किया है वो असली है कि नहीं। तो मुझे लग रहा है अब जो लोग इन्वेस्टमेंट प्रूफ देते थे, सालों से चली आ रही थी परंपरा, उसमें बदलाव लाने की जरूरत है। और आपको बदलाव से भी ज्यादा मुझे लगता है कि ध्यान रखने की जरूरत है कि गलती से भी कोई ऐसी चीज ना चली जाए जो कि मैच ना करे और कल को आपको उसमें से दिक्कत आए। मैं कल लक्ष्मण मिला था CBDT के कुछ ऑफिशियल से किसी प्लेटफॉर्म पर, उन्होंने भी मुझे इस बात का बताया कि हम लोग जो डेटा मैचिंग कर रहे हैं तो हम लोग मौका देते हैं टैक्स पेयर को। जो याद है आपको, हमने नज डिस्कस किया था, तो हम मौका देते हैं टैक्स पेयर को कि भाई आप अपनी गलती को सुधार लीजिए। अगर आप नहीं सुधारते हैं तो हमारे पास वो डेटा है। तो डिपार्टमेंट की चुप्पी कई दफे ऑब्जर्वेशन होती है, वो चुप्पी उनको, वो भूल नहीं जाते हैं, आपको ये ध्यान रखने वाली। तो मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जो भी डेटा आप या फिर जो भी डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, जो भी डेटा, वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। उसमें कहीं कोई मिसमैच होगा तो फिर सारा चेन जो है वो टूट जाएगा। बिल्कुल, चेन टूट जाएगा और आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। इसमें एम्प्लॉयर का भी रोल काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा कि एम्प्लॉयर को ऑडिट ट्रेल वाला जो मैंने पॉइंट लिया है,
ऑडिट ट्रेल, क्योंकि ऑडिट ट्रेल का अर्थ होता है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स ऑडिटर ऑडिट करते हैं उसकी बाकायदा एक फाइल बनती है, उसकी ट्रेल बनाई जाती है कि पहले ये था, उसके बाद ये डॉक्यूमेंट था। वो ट्रेल मेंटेन करनी जरूरी, यानी कि डिपार्टमेंट एम्प्लॉयर से भी पूछ सकता है कि आप अपनी ऑडिट ट्रेल दिखाइए, आपने जो एम्प्लॉइज के ये कागजात लिए हैं जिसके आधार पर आपने डिडक्शन दिया। लक्ष्मण, आयकर अधिनियम के अंतर्गत जो एम्प्लॉयर होता है वो क्वाज़ाई इनकम टैक्स अफसर होता है कुछ समय के लिए, मतलब एक तरह से वो आयकर अधिकारी होता है, क्योंकि नेचुरली आपके टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, आपके टैक्स सबसे पहला चरण में तो वही पहला अफसर तो वही होता है। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका एम्प्लॉयर ज्यादा पूछताछ करे आपका रिडक्शन क्लेम पे तो आप झुंझलाइएगा नहीं, आप मान लीजिएगा कि इनके ऊपर भी दबाव है, लोग चिढ़ जाते हैं। और खासकर जो सीनियर लेवल के एम्प्लॉय होते हैं, क्योंकि वो अकाउंट्स वाले का कई दफे ओहदा नीचे होता है और जो इनका कटरा होता है उसका ऊंचा होता है, वो कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से लेने की। तो वो साहब वो अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं और आपका वो देना बनता है। तो बिल्कुल, तो ये है कि आप जो भी रिडक्शन क्लेम कर रहे होते हैं उसमें अब थोड़ी सी बारीकियां बढ़ गई हैं और इसको कैसे डिजिटाइज हो गया चीज़ों को, तो एक दूसरे से मेल खा के तुरंत पता चल जाएगा आप कहाँ पे गलत डेटा दे रहे हैं। जानबूझ कर दे रहे हैं तब तो बिल्कुल मत दीजिएगा, अनजाने में दे रहे हैं तो आपको सुधरने का मौका दिया जाता है। और इसमें पहले चरण पे एम्प्लॉयर ही आपसे पूछताछ कर बैठेगा ये कैसे, क्योंकि एम्प्लॉयर के ऊपर भी कोई पूछने वाला होता है, इसलिए इस चीज़ को आप बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा। और ओल्ड टैक्स रिजीम में तो खासतौर से इसका ख्याल आपको ज़्यादा रखना होगा। ऐसा करते हैं कि इस बीच कई सारे फ़ोन कॉल्स आने शुरू हो चुके हैं, चलते हैं सबसे पहले रायपुर, जहाँ से श्रीश शेखर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। शेखर साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी, नमस्कार कोहली साहब। नमस्कार सर, धन्यवाद मेरा प्रश्न लेने के लिए। सर, मेरा प्रश्न दो भाग में है। हाँ। मैं सर एनपीएस में भी कंट्रीब्यूट करता हूँ, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और मैं पीपीएफ में भी कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो मेरा सवाल एनपीएस से पहले यह है कि सुपर एनुएशन के बाद 60% लमसम विड्रॉल तो टैक्स फ्री है, इसको बढ़ा के 80% किया गया है, तो क्या जो बैलेंस 60% अभी बढ़ाया गया है ये टैक्स फ्री है कि नहीं? और इसी का दूसरा भाग है कि इसमें प्रोविजन है कि आप ये जो 60% या 80% कॉर्पस को 15 साल तक या जब तक ये कॉर्पस खत्म नहीं होता है तब तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो मंथली या क्वार्टरली है। तो क्या ये मंथली विड्रॉल या क्वार्टरली विड्रॉल टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा कि ये टैक्स फ्री होता है? सिमिलरली सर, पीपीएफ 15 साल बाद जब लमसम विड्रॉ करते हैं तो वो टैक्स फ्री होता है, उस पर भी प्रोविजन है कि आप उसको लमसम नहीं तो उसको मंथली या क्वार्टरली फॉर्म में विड्रॉ कर सकते हैं। तो क्या ये मंथली विड्रॉल भी टैक्स फ्री टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा या टैक्स फ्री रहेगा? बिकॉज मुझे जितना समझ में आता है कि जो रिमेनिंग कॉर्पस रहेगा वो एनपीएस में मार्केट के अनुसार गेन या लॉस पे चलते रहेगा और पीपीएफ में भी वो शायद इंटरेस्ट अर्न करते रहेगा। तो ये जो मंथली विड्रॉल्स है ये टैक्सेबल इनकम में ऐड होंगे या ये टैक्स फ्री रहेंगे? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग है और शेखर साहब का बहुत टेक्निकल है। देखिए शेखर साहब, जो आपने कहा 60 से 80% कर दिया गया है, पहले तो इस पर आ जाते हैं। 80% बिल्कुल ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और 12 लाख से ऊपर का अगर कॉर्पस है तो आप 80% तक निकाल सकते हैं। परंतु जो टैक्स एग्जेम्पशन है शेखर साहब, ध्यान दीजिएगा, वो अभी भी 60% पर है, यानी कि टैक्स की माफी 60% तक रहेगी पर आप विड्रॉ उसको 80% तक कर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल था कि क्या जो मंथली हम उसमें से निकालेंगे वो मंथली वाला जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में जाएगा, क्योंकि वो सैलरी एम्प्लॉयर बेस्ड नहीं होता है। अगर एम्प्लॉयर बेस्ड है तो सैलरी में जाएगा, वो पेंशन कहलाएगा, परंतु एम्प्लॉयर के अलावा कोई एन्युटी है तो इनकम अदर सोर्सेज में जाएगा। आपका दूसरा सवाल पीपीएफ से संबंधित था। पीपीएफ में जो कानून ये कहता है या जो रूल्स होते हैं पीपीएफ के, वो ये कहते हैं कि आप 5 साल बाद 50% उसमें से निकाल सकते हैं। तो वो और एक ही बार वो निकालने की इजाजत दी जाती है, उसको आप बार बार इस तरीके से नहीं निकाल सकते। पर ये जरूर है शेखर साहब कि पीपीएफ का जो विड्रॉल है वो टैक्सेबल नहीं है। पीपीएफ EEE कैटेगरी में आता है, एग्जेम्प्ट मतलब कंट्रीब्यूशन भी एग्जेम्प्ट, विड्रॉल भी एग्जेम्प्ट और इंटरेस्ट भी एग्जेम्प्ट। तो पीपीएफ में तो आप निश्चिंत रहें, पर जो आपने एनपीएस की बात करी उसमें ध्यान रखिएगा 60% तक ही टैक्स फ्री विड्रॉल है। निकाल 80% तक सकते हैं पर बाकी का 20% फिर आपको टैक्सेबल हो जाएगा। जो 20% जो इनके टोटल इनकम में जुड़ जाएगा। हाँ, वो इनकम में। अच्छा, ये जो आपने पीपीएफ वाली बात कही उसमें मंथली विड्रॉल पे उस पर कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, मंथली विड्रॉल पे नहीं लगेगा? देखिए, वैसे तो शुरू के 5 साल में आप सिर्फ 50% ऑफ द बैलेंस एक ही बार निकाल सकते हैं। अच्छा, मान ली निकाल लिया तो
नहीं, वो निकाल ही नहीं सकते। नहीं, मान ले 50% ऑफ द बैलेंस निकाला तो वो टैक्सेबल नहीं, वो टैक्सेबल पीपीएफ ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है। अच्छा, वो एक ही बार निकाल सकते, एक ही बार निकाल सकते हो। उसके बाद जब अकाउंट पुराना हो जाता है, हाँ। तो फिर आप उसमें से क्वार्टरली या जैसे भी पोस्ट ऑफिस से बात करके आप उसमें से निकाल सकते हो। उसमें एक फॉर्मूला होता है, 5-5 साल का बैलेंस कैस्केड करके आगे ले जाया जाता है और उसके हिसाब से विड्रॉल होता है। मैं उम्मीद करता हूं शेखर साहब आपको तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। उस टैक्स तो पीपीएफ पे है ही नहीं, किसी भी हालत में नहीं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, पीपीएफ पे टैक्स नहीं है और ईपीएफ पे इन्होंने बता ही दिया कैसे क्या नियम है यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं शेखर साहब? नहीं सर, जस्ट ये था कि एनपीएस में मैं लमसम नहीं विड्रॉ करूंगा, जो कॉर्पस 60% का है उसी में से मैं सिस्टमैटिक लमसम विड्रॉल जो बोलते हैं मंथली, वही करना चाहता हूँ। तो वो जो मंथली विड्रॉल होगा वो टैक्सेबल इनकम में ऐड होगा कि वो भी टैक्स एग्जम्प्ट है? जी, वो टैक्सेबल होगा शेखर साहब, यही मैं आपको बता रहा था कि जो मंथली विड्रॉल आप करेंगे वो टैक्सेबल होगा। मैंने जवाब दिया, शायद आपसे मिस हो गया होगा। अच्छा, पीपीएफ में भी सेम है सर? पीपीएफ में एग्जेम्प्ट है, पीपीएफ में एग्जेम्प्ट है, पर सब्जेक्ट टू विड्रॉल रूल्स ऑफ पीपीएफ है। वैसे पीपीएफ मैंने बताया, फिर से दोहरा देता हूं, ट्रिपल ई कैटेगरी में आता है, पूरी तरह से माफ है। चलिए, दोनों में कोई आपको दिक्कत नहीं है? कहाँ पे टैक्स का रूल अप्लाई हुआ, कहाँ नहीं हुआ, इन्होंने बहुत सफाई के साथ बता दिया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हालांकि आपके बहाने बहुत सारे दर्शक इस तरह का सवाल लेकर के आते हैं, उनको भी इस बात का क्लैरिटी आ गई होगी। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम चलते हैं पुणे, जहाँ से किशोर संत साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशोर संत साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आप दोनों को मेरा नमस्कार। मेरा पहला सवाल है, क्या जो मंथली पेंशन हमें ईपीएफओ या एचडीएफसी एन्युटी पॉलिसी द्वारा मिलती है वो आईटीआर फॉर्म में सैलरी इनकम में दिखा सकते हैं या उसे अदर इनकम में दिखाना चाहिए? क्योंकि इसमें सीए अलग अलग मत दे रहे। कोई सीए बोलता है कि हाँ बोलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ अलग अलग चार्टर्ड अकाउंट। हेलो, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। अलग अलग चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बोलते हैं? कोई बोलते हैं कि सैलरी इनकम में दिखा सकते हैं, कोई बोलते हैं अदर इनकम में दिखाना चाहिए। अच्छा, चलिए देखिए, और दूसरा सवाल है मेरा। पहले ऐसा करते हैं, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं, फिर फोन पे बने रहिए, दूसरा सवाल भी आपसे लूंगा मैं। हाँ, इसका क्या जवाब? किशोर जी देखिए, जो एम्प्लॉयर बेस्ड पेंशन होती है, यानी कि आपके एम्प्लॉयर से संबंधित पेंशन होती है, केवल वही सैलरी में जाती है। अगर एम्प्लॉयर के अलावा कहीं और से पेंशन आ रही है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाती है। आपको मैंने एक ऐसा पैमाना बता दिया जिससे कोई भी कंफ्यूजन कभी भी नहीं होगा। तो अपने सीए साहब जिनसे सलाह लेते हैं उन सबको हम सम्मान करते हैं, प्रोफेशनल एडवाइस दे रहे हैं, पर जो आयकर के कानून ये कहते हैं कि अगर एम्प्लॉयर से संबंधित पेंशन है तो वो सैलरी है। तो इनका ईपीएफओ से मिलने वाला मासिक पेंशन वो इनका ईपीएफ, क्योंकि ईपीएफओ एम्प्लॉयर से संबंधित होता है तो एम्प्लॉयर से संबंधित इनकम फ्रॉम सैलरीज में जाएगा, और जो बाकी का दूसरा जो इन्होंने किसी एन्युटी से लिया है वो इनकम फ्रॉम अदर एन्युटी पॉलिसी से लिया है, वो क्या होगा? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दोनों का टैक्स ट्रीटमेंट अलग अलग होगा? हाँ, टैक्स ट्रीटमेंट, क्योंकि दोनों के हेड इनकम टैक्स रिटर्न में अलग अलग होते हैं, तो इस वजह से अलग अलग होगा। यही इनका सवाल ही यही है। किशोर संत साहब क्लियर है? हाँ सर, दूसरा सवाल मेरा ये था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ईपीएफओ में हमको अतिरिक्त भुगतान करने के बाद में अभी रिवाइज पेंशन हमें मिली है जी। तो रिवाइज पेंशन की जो अरियर्स मिले हैं जी, वो फॉर्म 26A और एआईएस के आईटी रूल 192A के तहत दिखाई गई है जी। तो वो एक्चुअली सैलरी अरियर्स के तहत दिखाने के लिए चाहिए था 192 के तहत सैलरी इनकम में जी। तो हमें स्प्लिट करने में हमारा सरचार्ज जो लग रहा है वो बच जाता। तो क्या इस बारे में कुछ कर सकते हैं अभी? तो 31 मार्च तो हो गया अभी 2026। तो इसका आप ये कर सकते हैं संत साहब, जब आप अपने रिटर्न फाइल करेंगे तो अभी, क्योंकि अभी हम लक्ष्मण पुराने रूल्स की बात करेंगे, पिछले साल के रिटर्न है, तो सेक्शन 89(1) के अंतर्गत जो एरियर्स पे रिलीफ मिलता है वो रिलीफ आप लेंगे। फॉर्म 10E आप सबमिट करेंगे, क्योंकि 89(1) के रिलीफ, तो आप एरियर्स के रिलीफ अपनी रिटर्न फाइल करते टाइम किशोर जी ले सकते हैं। 31 मार्च भले ही बीत गया है, पर अभी रिटर्न फाइलिंग की डेट आपको पता होगा 31 जुलाई तक है, तो आपके पास समय है। जब आप अपनी रिटर्न फाइल करें तो आप 89(1) के अंतर्गत जो एरियर्स का रिलीफ, अभी लक्ष्मण मैं पुराने एक्ट के सेक्शन बोल रहा हूं क्योंकि ये अभी पुराने साल की रिटर्न की बात हो रही है, इसलिए पुराने एक्ट के हिसाब से चले। पुराने एक्ट के साथ ये रिटर्न पुराने एक्ट के हिसाब से जाएगी। अब जो आप ट्रांजैक्शंस करेंगे वो नए एक्ट के हिसाब से, फिर हम उसमें नए सेक्शंस बोलने शुरू करेंगे यहाँ पर, जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ संत साहब आपको उत्तर मिल गया होगा। हाँ सर, ये जो 192A के तहत उन्होंने दिखाया है फॉर्म में 26A, तो क्या वो फिर उसका कोई मायना नहीं है? नहीं, वो फिर जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके पास क्वेरी आएगी जब आप रिटर्न फाइल करेंगे, क्योंकि 26AS से वो थोड़ा मिसमैच होगा, तो उस क्वेरी का आप फिर जवाब दे सकते हैं बाद में।
तो इसका क्वेरी का जवाब दे दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहनी। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता कि जो एम्प्लॉयर ने कर दिया और 26A में आ गया वो रूल ऑफ बाइबल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको आप उसको त्रुटि को सुधार सकते हैं। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारी उलझनें यहाँ पे दूर होगी। फिर भी कोई दिक्कत तो आगे चल करके तो हमसे संपर्क करिएगा ऐसे ही, और ऐसे ही अपने टैक्स गुरु से सीधा आपके समस्याओं को सुलझाएंगे हम लोग। इस बीच गुरुग्राम से एक फोन कॉल आया है बाल मुकुंद अग्रवाल साहब का। बाल मुकुंद अग्रवाल साहब, नमस्कार। जी नमस्कार लक्ष्मण जी, और शरद जी को भी नमस्कार। नमस्कार अग्रवाल साहब, बताया जाए क्या उलझन है आपकी? सर, मेरा असेसमेंट ईयर है 2025-26। जी, मैंने टाइम पे ITR भरी है, और ITR भरते समय अंडर सेक्शन 234B एंड C जो इंटरेस्ट और फीस लगता है वो गलती से जमा हो गया है। वो अमाउंट होती है करीब 11,000 रुपए। और मैंने रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन भी फाइल की थी अंडर 156। उसका भी मेरे पास ऑर्डर आ गया है, लेकिन उन्होंने कोई रिलीफ नहीं दिया। एजीटी जो पहले भेजा था वही भेज दिया है। तो अब मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है, अपील का है या क्या कर सकता हूँ? क्योंकि अग्रवाल साहब मुझे लक्ष्मण आवाज से सीनियर सिटीजन कैटेगरी में लग रहे हैं, बहुत ही समझदार मैच्योर लग रहे हैं। तो सीनियर सिटीजन के ऊपर अग्रवाल साहब मैं ये मान रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कि 234B और C गलती से लगा दिया है, और सीनियर सिटीजन्स के ऊपर लक्ष्मण जो 234B-C होता है लेट फाइलिंग का, वो नहीं अप्लाई करता है। और अनलेस कि आपकी बिजनेस इनकम हो, पर आपने क्योंकि बिजनेस इनकम का तो अभी सवाल में अपने जिक्र किया नहीं, आपने कहा गलती से, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपके बिजनेस इनकम नहीं है। तो अगर गलती से हो गया है तो इसके लिए आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं, पर रेक्टिफिकेशन का भी नहीं आया है, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो इसमें बाल मुकुंद साहब आप इसमें अपील भी फाइल कर सकते हैं, जो नॉर्मल अपील होती है CIT अपील्स को। आप इस ऑर्डर से संतुष्ट नहीं है तो आप अपील में जाइए, अपील में इसका निर्णय आपके हक में आएगा, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लक्ष्मण क्या है कि हम ये CP ग्राम्स, ग्रीवियंस और ये सब के बार बार उसमें इतने उलझ गए कि लोग अपील का प्रोसेस तो लगता है भूल ही गए। वैसे तो अच्छी बात है लिटिगेशन कम हो, पर जहां पर आपके पास कोई चारा नहीं रह जाता तो आप 30 दिन के अंदर, जब आपका ऑर्डर तो 30 दिन के अंदर आप एक अपील फाइल कर दीजिए, और अपील फाइल करके आपका निस्तारण हो जाएगा। तो बिल्कुल आपके ऊपर बनता नहीं था ये, तो आप इसमें अपील तो आप आराम से जीत जाएंगे इसकी। चलिए अग्रवाल साहब, कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, क्लैरिटी मिल गई आपको क्या करना है? 30 दिन तो हो गया। 30 दिन हो गया तो अग्रवाल साहब उसका कॉन्डोनेशन भी हो जाता है, क्योंकि आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आप उसमें साथ में कॉन्डोनेशन लगाइएगा कि मैं सीनियर सिटीजन हूं और मुझे पूरा प्रोसेस मालूम नहीं था, मैं पहली बार करने जा रहा हूं। आराम से कॉन्डोन भी कर देते हैं। CIT अपील एक जुडिशियल अथॉरिटी होती है और इस बात का संज्ञान लिया जाता है। चलिए, तो ये भी दिक्कत आपकी दूर हो गई, 30 दिन बीत गया तब भी आप कर सकते हैं, और बड़ा अच्छा बता भी दिया शरद कोहली साहब ने।